बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का पत्ता साफ़ हो चुका है। ये क्या चक्कर है, इस पे आपके साथ बात करनी है। साथ ही पाक फ़ौज ने अपने इदारों से इमरान ख़ान का नाम हटाना शुरू कर दिया है। ये सबूत आपके सामने पेश करूंगा। और जनाब साथ ही आपको ये भी दिखाना है कि क्या बल्ले पर पहली दफ़ा पाबंदी लगी है या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहले भी लग चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जनाब, आप साथ रहिएगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अल्लाह के करम और आपके ताउन से जो बेचारे सर्दी से ठिठरते अवाम में बिस्तरों की तकसीम है वो भी धड़ाधड़ जारी है। आपने ताउन फरमाना है। मैं ये आपके सामने ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ कि आरिफ अलवी का पत्ता कैसे कट चुका है। लेकिन कल कुछ दोस्तों ने कॉल की, फ़ोन की और फिर उन्होंने कहा कि नकवी साहब आप कहते हैं कि जी ये यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, ईवान बाला खाली है। मैंने कहा भाई देखें, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फैक्ट्स एंड फिगर बयान करता हूँ, मैं हकीकत बयान करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे। मैंने कहा मैं वो अगली वीडियो में बताऊँगा। ये ज़रा आप ख़ुद ये वीडियो क्लिप सुन लें। गो के वीडियो क्लिप थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आप ये ख़ुद सुन लें, फिर आप फैसला करें कि क्या मैं ठीक कहता हूँ या मैं गलत कहता हूँ। ये सुन लीजिए। अब दुनिया जा गई है। एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, चांसलर, पढ़ा लिखा, और दूसरा बंदा लोहा चोरी करता हुआ आ गया। कौन चांसलर था? इमरान खान था। कब चांसलर था? बड़ी पुरानी बात है ये। इमरान खान चांसलर था। किस यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नहीं था। ऑक्सफोर्ड में था यार। ऑक्सफोर्ड में चांसलर नहीं था। वाइस चांसलर था। नहीं चांसलर, स्टूडेंट था। स्टूडेंट। लेकिन ठीक है, अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो इमरान खान पढ़ा हुआ है उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी का डीन रहा है, एडवाइजर है। डीन रहा है। बिल्कुल डीन रहा है। किस यूनिवर्सिटी का? जिस यूनिवर्सिटी से ऊपर है। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड का डीन रहा है। वो डीन रहा है। कब? ये अभी मैंने इमरान खान साहब का जो खिताब है वो सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एडवाइजर रहे हैं वहाँ के। अपनी जो वहाँ का ग्रुप था। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर। जी किस में पढ़ रहे हो? आईसीएस में। आईसीएस में। कहाँ से पढ़ रहे हो? कंकॉर्डिया बीकन। खुद गूगल कर सकते हो? जी कर सकते तो खुद करो ना कि खान साहब रहे या नहीं रहे। हो। आप मुझे बताइए आप किस टीम के साथ? मैं किसी टीम के साथ नहीं हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये यूथी हैं। वो यूथिया बीकन हाउस में पढ़ता है। ठीक है ना। उसे इतना नहीं पता, मैं इमरान खान ने कह दिया। वो कह रहा है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी का डीन रहा है, और फिर आगे कहता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब उनको ये नहीं पता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है या यूके में है या किधर है। ठीक है ना, उनको ये यहाँ तक नहीं पता। और वो दूसरा कहता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डीन रहा है। कल को ये कहेंगे वो तो अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी भी रहा है इमरान खान। क्या पता ये कह दें कि जनाब वो कुछ अर्सा पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रहा है। तो अब आपको कोई शक है कि मैं क्यों कहता हूँ कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है? यार है मैं इन्हें तंग किया करें ना। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएँ आरिफ अलवी का पत्ता। ये मैं अब बताता हूँ आरिफ अलवी के पत्ते से। ये ज़रा आप देख लें जनाब, एक इनागुरेशन हुई थी आईटी पार्क की नस्ट में। नस्ट आर्मी का इदारा है। 2019 में, दिसंबर 2019 में, जो बड़ी मोहब्बत प्यार, बहुत ही मीठे मीठे, बहुत ही जफ्फियाँ ते बड़ी पप्पियाँ, ठीक है ना। और जनाब ये इनागुरेशन हुई थी नस्ट में, नस्ट यूनिवर्सिटी में, और नेशनल आईटी पार्क की हुई थी, टेली कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है ना। ये इसकी एक आपके सामने है, और लिखा था कि हिज एक्सीलेंसी इमरान खान, इनागुरेटेड बाई इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिसंबर 2020। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। इससे इनागुरेटेड बाई इमरान खान हटा दिया गया है, और प्राइम वही तारीख़ है दिसंबर 2020, और वही टेक्नोलॉजी पार्क है, नेशनल, ठीक हो गया ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, उसी की इनागुरेशन है। सेम तख्ती तब्दील कर दी गई है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है इमरान खान, और इमरान खान काट दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है। ये एक सहाफ़ी हैं बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस पर एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि शदीद मोहब्बत वाले अफेयर्स के बाद ब्रेकअप भी धमाकेदार ही होते हैं। गज़बनाक महबूब तोहफे वापस ले लेते हैं,
मोहब्बत भरे खतूत जला दिए जाते हैं, जन्म के दावेदार एक दूसरे के नाम भी मिटा देते हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में यही कुछ हो रहा है। अब आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये आर्मी के इदारों से नाम मिटना शुरू हो गया है इमरान खान का। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह जानता है, किसी पर्सनल ग्रज में नहीं बता रहा, आपको हकीकत बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी आखिरी सिस्कियाँ ले रही है और इसी तरीके से इमरान खान अपनी आखिरी सियासी सिस्कियाँ ले रहा है। और वो उनका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नमाज जनाजा सियासी पढ़ाया जा चुका है। कभी भी सवाल ही पैदा नहीं। भाई मैं लंबी चौड़ी को प्रेडिक्शन का कायल नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो वैसे ही पत्ता साफ हो गया। लेकिन अगली दफ़ा भी आप उम्मीद न रखें। जो कुछ आपने किया है मेरे भाई, जो इदारों के साथ किया है, जो आपने जलाए हैं चीज़ें, अब वो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, फिर मैं डिट्रैक हो जाऊँगा। वो सवाल आप सोचें ही ना। आपकी सोच है आपके साथ क्या होने वाला है सियासी तौर पर, ये आपकी सोच है। आप ISI के दफातर को जलाएं, उस पर हमला करें, GH के ऊपर। कभी अमेरिकन से कहें कि पेंटागन पे हमला, कभी कैपिटल हिल पे हमला हुआ था ना, क्या हुआ? सज़ाएं हैं मिली हैं और वो जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। 18 साल तक भी सज़ाएं मिली हैं। यहाँ ज़रा थोड़ा सा सब्र रखें। उन 102 लोग जो हैं उनकी सज़ाएं अनाउंस होने वाली हैं, सुना है, ये ज़राए बता रहे हैं। ये दिल्ली जनाब के आरिफ अलवी साहब का पत्ता साफ़ होने लगा है। ये है अफजल मरवत साहब और एक यूथी सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सुन लें। एक मुश्किल सवाल पूछूंगा, आरिफ अलवी साहब का किरदार कैसा है? आरिफ अलवी के बेटे ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। मैंने उसके बेटे को टिकट अवार्ड करने की मुखालिफत की थी और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका पता साफ हो चुका है। उनके बेटे का या आरिफ अलवी का? आरिफ अलवी का खूब भी। आरिफ अलवी ने उस वक्त हमारे साथ धोखा किया जब वो हज का बहाना करके गए और साथ में चेयरमैन सेनेट को उसने और PDM की हुकूमत को मौका फराहम किया कि जो कानून, अब ये जो नवाज शरीफ जो जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई है, वो कानून उस वक्त बनाया गया जब आरिफ अलवी हज पे गए थे और चेयरमैन सेनेट ने पीछे से अप्रूवल दे दी। फिर कई कवानीन इस दौरान बने, सारे मुतनाज़ा। फिर दूसरी बात, आर्मी एक्ट और जो 1923 का जो एक्ट है जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, इन कवानीन में अमेंडमेंट, आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैं तो एग्री नहीं किया था। आपने नहीं किया था तो डिसएग्री आपने किधर किया था? और डिसएग्रीमेंट लिखने के बाद में अब भी देते। फिर जब आपको अल्लाह ने ये अख्तियार दिया है आइन के तहत कि इलेक्शन की डेट मुअय्यन करे, वो आपने अपनी गिलो खलासी के लिए लेटर इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। हद होती है, पार्टी पे क्या हो रहा है, क्या हम पे गुजर रही है और आप किन को खुश कर रहे हैं। तो जब आरिफ अलवी साहब जो है वो रॉन्ग नंबर निकला है। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो रॉन्ग नंबर निकला है। तहरीक इंसाफ में उनका पत्ता साफ हो चुका है। उसके बाद उनके बेटे अवाब अलवी साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब भी दिया है। मैं यहाँ आपको बोर नहीं करना चाहता। उनने बड़ी सफाइयाँ भी पेश की हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है, अच्छा ये हैं मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब, ठीक है ना। शेर अफजल मरवत साहब वो कहते हैं जी हम पे क्या गुजरी है। भाई हम कौन? आप तो जुमा 8 दिन अभी हुए हैं और आप पार्टी में आए हैं, तो हम कौन? ये रऊफ़ हसन साहब हैं, ये पार्टी के तर्जुमान हैं, ये इमरान खान की तहरीक इंसाफ की पार्टी के बड़े हैं। और जनाब ये आप अंदाज़ा कीजिए इनका ताल्लुक, ये आप ये ज़रा चेक कर लीजिए वो क्या कह, ये बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, ये हर बंदा इनको जानता है। ये ले आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो खान साहब फिर कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते नहीं, लेकिन वो ठीक है ना, तो इससे आप मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें ना। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि खान साहब उन्हें ऑडियंस क्यों देते हैं फिर, अगर वो पार्ट ऑफ द पार्टी नहीं है। खान साहब उनसे मिलते भी हैं कि नहीं? मैं तो इस पे जाऊंगा ना जी। नहीं तो गौहर साहब की मुलाकात भी होती है, गौहर साहब शुड क्लैरिफाई। हमें बताते हैं वो मुख्तलिफ होता है उनसे।
नहीं, ये जो बात आप करें ना कि मिलते भी हैं कि नहीं, इस बात की कोई वजाहत तो खान साहब से आप लोगों को लेनी चाहिए ना। हम लेते हैं हमारे, चूंकि देखिए क्योंकि दिस इज नॉट सर्विंग यू वेल बेसिकली। इस वक्त खान साहब को किन लोगों को मिलने की इजाजत है? खान साहब के वकला जो है वो 2-1 दफा हफ्ते में वो जाते हैं, अगर केसेस के ऊपर जो है वो वकलाई जा सकते हैं। नंबर 2, उनकी बेगम साहबा जो है वो हफ्ते में 1 दफा मिलती हैं, और उनकी बहनें जो है वो 2-1 हफ्ते में 1 दफा मिलती हैं। ठीक है, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को पार्टी के उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। नहीं दी। मेरे पास बसा औकात कोर्ट्स ने मुझे इजाजत दी है, मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं। अब ये तो नया इकट्ठा खुल गया जनाब। रऊफ हसन साहब कहते हैं, उन्होंने एंकर ने सवाल किया कि शेर अफजल मरवत जब भी आते हैं वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये, कभी वो निकलते हैं जेल से तो वो कादी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, कभी वो निकलते हैं वो आर्मी के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, कभी वो निकलते हैं आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ बयान दे। खैर, खान साहब की नेचर यही है जो शेर अफजल मरवत बता रहे हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अब ये एक सिलसिला पुठा ही शुरू हो गया है कि वो एक बंदा निकलता है तो वो दूसरी बात करता है, तीसरा निकलता है, दूसरा निकलता है वो दूसरी बात करता है, तीसरा निकलता है वो दूसरी बात करता है, सारे डिफरेंट बातें कर रहे हैं। अब यूथियों को पता नहीं चल रहा सच कौन बोल रहा है। अब यूथी यही बता दें अपनी अकल इस्तेमाल करते हो, लेकिन उनका तो अपर चैम्बर फारिग है, उन्होंने अगर अकल इस्तेमाल करनी होती है अकल तो वो इस्तेमाल करेगा जिनका ईमान बाला भरा हुआ होगा, उनका तो खाली है। तो अब वो कहते हैं कि जनाब ये ऐसा, आप अंदाज़ा कीजिए ना थोड़ा सा। अब आप खुद इसमें सच और झूठ का डिफरेंशिएट करें, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने आपको दिखानी है। ये खुद ज़रा आप चेक कर लें। एक्स अटॉर्नी जनरल हैं, मैं 2 एक्स अटॉर्नी जनरल के बयानात आपको सुनाऊंगा, ये आप ज़रा खुद देख लें अशतर औसाफ साहब क्या कह रहे हैं। फिर यूथ ये कहते हैं कि हमसे गैर कानूनी तौर पे बला छीना गया, ये सुन लीजिए। बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात। बाकी लोगों के साथ मुआवजा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज बाकी लोगों के मुताबिक ये था कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर हुए किसी ने चैलेंज नहीं किया, और अगर नहीं हुए तो उन्होंने वक्त मांग लिया। यहाँ पे ये दावा ये किया गया कि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, दावा ये किया गया कि फेयर और फ्री हुए, दावा ये किया गया कि इसके अंदर पूरा एक प्रोसेस था जो खुद पीटीआई के अपने कवानीन और अपने रूल्स के तहत हुआ है। लेकिन बारहा पूछने के बावजूद कोई किसी किस्म की दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया। आर्टिकल 17 के ऊपर सैर हासिल बहस हुई और आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि सब्जेक्ट टू लॉ है, और ये टेक्निकलिटी नहीं है, ये लीगल डिसीजन, इट्स नॉट ए टेक्निकल डिसीजन। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अगर ये फैसला इनके हक में होता तो फिर सबका जो है इकबाल बुलंद होता। और ये कहना कि अब चूंकि उनकी अपनी कोताहियां हैं, अपनी गलतियां हैं, nobody is to be blamed, no court is to be blamed, no election commission is to be blamed, they are to blame themselves। क्या हर्ज था अगर ये इलेक्शन करा देते? कोई हर्ज नहीं था। ये इनको जो सारा कुछ हो रहा है ये फ्रॉड और झूठ बोलने की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने एक फ्रॉडुलेंट सारा काम किया। इतने आप कैजुअल थे सारे सिलसिले में कि आपने जो कुछ भी किया वो इस तरीके से किया विच इज जिसको स्लिप शॉट कहेंगे आप, एक भोंडे तरीके से किया। ये थे जनाब अशतर औसाफ साहब, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया। भाई यहाँ पे ये भाई दावा तो यही किया गया ना, हमने इलेक्शन करवाए हैं। जब ये पहले भी गए उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन करवाए हैं जनाब, हमने बड़े प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करवाए हैं। हमने जब प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करवाए और सुप्रीम कोर्ट में गए, ये भी पता नहीं था कि किधर करवाए, ये भी पता नहीं था। वो पूछ रहे थे चीफ जस्टिस साहब भाई किसी ग्राउंड में करवाए हैं, किसी स्कूल में करवाए हैं, किसी और बिल्डिंग में करवाए हैं, कहाँ करवाए हैं? अब ये तो बता दें कि इलेक्शन करवाए किधर हैं, कोई पता नहीं था। अच्छा ये तो दिखा दें ज़रा अपने डॉक्यूमेंट्स में कि कब करवाए हैं, कैसे करवाए हैं। ये तो बता दें कि वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। ये तो बता दें ज़रा कि भाई कहाँ करवाए हैं, कैसे करवाए हैं। आप अपने रूल्स के मुताबिक, ये एक दूसरे अटॉर्नी जनरल साहब हैं आजकल, वो यूथी हैं, और जनाब ये सरदार लतीफ़ खोसर साहब हमारे दोस्त हैं,
میرے چھوٹے بھائی ہیں حیدر شیرازی صاحب، بہت ہی زبردست رپورٹر ہیں، اور جناب یہ ان سے پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ جواب کیا دے رہے ہیں، ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ کوئی ایک وجہ بتا دیں جس کو پوائنٹ کو لے کر قاضی صاحب اس بلے کو دیتے نشان۔ 230 لوگ باہر نکال دیے، اور یہ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن ہیڈ ماسٹر ہے کیا؟ الیکشن کمیشن اب مانیٹر کرے گی کون صدر ہونا چاہیے، کون سیکرٹری ہونا چاہیے، کون پریزیڈنٹ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کی؟ کیا وہ جو ہے جو 10 ججز جنہوں نے فیصلہ آپ کیا کی تھا، پارٹی بھی پروو کر دیتی نا کہ یہ تو انتخابات ہوئے ہیں، اچھا پوائنٹ کو انتخاب دے دیتی۔ انتخاب میں کوئی چل ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے خود کرائے ہیں، اسی طرح انتخاب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے، ایک ہی ہمیشہ نامزد جس کو کرتے ہیں وہی آتا ہے صرف۔ بلاول آیا تھا چیئر، یعنی آپ بتا دیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں نون کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی نون کے یعنی مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ کی بات درست کہ نون لیگ پیپلز پارٹی تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے، تینوں میں فرق نہیں ہے۔ پھر اب اس کے بعد بولتی بند ہو گئی ہے۔ اب اس کے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے الیکشن غلط ہوئے، یہ آپ نے خود سن لیا کہ ہم مانتے ہیں الیکشن ہمارے غلط ہوئے ہیں، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے، میں نہ مانوں والی بات ہے، یہ تو وہی بات ہے کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ہم مانتے ہیں ہم الیکشن، بھائی آپ لوگ سپریم کورٹ سے انصاف لینے گئے تھے یا بھیک مانگنے گئے تھے؟ آپ لوگ انصاف لینے گئے تھے یا رحم کی اپیل کرنے گئے تھے؟ کرم اور رحم اللہ سے مانگا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انصاف عدالتوں سے مانگا جاتا ہے، اور انصاف جب آپ نے مانگا تو پھر جو وہ بنتا تھا انہوں نے دے دیا آگے سے۔ اوروں کے الیکشن چیلنج ہی نہیں ہوئے، آپ نے اشتر صاف صاحب سے پوچھا، اور میں تو حیران ہوں کہ بہت بڑے بڑے یوتھیا صحافی یوتھیا بننے کے چکر میں ہیں، اپنی ریٹنگ کے اور ویوز لینے کے چکر میں۔ کہ بھائی جب آپ نے الیکشن کرایا ہی غلط ہے، آپ نے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ابھی چند روز پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جماعتوں کو اسی بنیاد پر ڈیلسٹ کر دیا، 13 جماعتوں کو کاٹ دیا، پوری جماعت کا پتہ کاٹا، تو وہاں تو کوئی صحافی نہیں بولا بھائی ان کی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کی وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ تو وہاں تو کوئی نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میں آپ کے ساتھ ڈان کی خبر شیئر کر رہا ہوں، یہ سامنے ہے اسکرین پہ، 28 اپریل 2017 اس وقت بھی ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے، یہی سیم سلسلہ تھا، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے۔ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے، الیکشن انہوں نے آخری کروایا 23 مارچ 2013 کو، اب سمجھ آ گئی آپ کو، 23 مارچ 2013۔ پھر یہ چیختے ہیں جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ الیکشن کنٹروورشل ہو گیا، وہ لوگوں نے بتایا کہ جناب فلاں نے بھی پیسے لیے، فلاں نے بھی پیسے لیے، فلاں نے بھی پیسے لیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس طریقے سے غلط الیکشن کروایا۔ عمران خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین کو، جن کی پارسائی کی وہ قسمیں کھاتے تھے، ان کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا، ان کو ایک مانیٹر مقرر کیا، ان سے کہا کہ جی آپ انویسٹیگیشن کریں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے 3-4 لوگوں کے نام بتا دیے کہ ان کو نکالیں۔ اس وقت وہ عمران خان کے بڑے کلوز تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، ان میں جہانگیر ترین صاحب کا نام تھا، وہ جسٹس وجیہ الدین کے، اس میں ان میں پرویز خٹک صاحب کا نام تھا، ان میں نادر لغاری صاحب کا نام تھا، کچھ اور نام بھی تھے۔ تو عمران خان صاحب نے الٹا وجیہ الدین صاحب کو نکال دیا، انہوں نے کہا نہیں بس یہ، جب اس کے بعد انہوں نے وہ نورانی صاحب، تسنیم نورانی صاحب، ان کو بنایا، انہوں نے بھی کچھ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی، تو پھر بھی ان کو غلطیوں کو درست کرنے کی بجائے پھر تسنیم نورانی صاحب کو نکال دیا، تو جی آپ بھی گئے اور آپ بھی گئے، تو حالت یہ ہے اتنے۔ پھر اس کے بعد 23 مارچ 2017 کو ڈیو تھا الیکشن، وہ الیکشن نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کراتے گئے جناب، جس طریقے سے جو فلاز رہ گئے الیکشن میں۔ پھر 2021 میں ان کو آخری نوٹس ملا جناب آپ الیکشن کروائیں، اس وقت فیضیابی جاری تھی، وہ بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ پھر ابھی ریسنٹلی جو 20 دن انہوں نے دیے آپ کو، تو آپ الیکشن کرواتے، آپ ویڈیو ثبوت دیتے، آپ ڈاکومنٹری ثبوت دیتے، جناب اس طرح سے ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے،
آپ ساتھ ذرا لڑنے دیتے نا اکبر اسبابر کو، آپ نورین کو بھی لڑنے دیتے، آپ جو لوگ دوسرے آئے تھے ان کو بھی مقابلہ کرنے دیتے. آپ نے ایک رول نہیں فالو کیا، نہ الیکشن کمیشن کے لاز کا، نہ اپنے منشور کا، آئین کا، اور پھر چیخنے لگ گئے ہیں. تو یہاں پہ آپ رحم کی اپیل کے لیے گئے تھے یا انصاف کے لیے گئے تھے؟ تو انصاف کے لیے گئے ہیں تو وہ مل گیا آپ کو انصاف. اور چیختے کیوں ہو؟ بھلے اب کوئی یوتھیا صحافی چیخنے لگے، بھلے آپ کو بڑے صحافی حامد میر صاحب جیسے چیخنے لگیں، کچھ بھی نہیں ہونا. آخری سسکیاں چل رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھیک نہیں ملے گی، انصاف ملے گا. پہلے بھیک نہیں ملے گی، سہولت کاری نہیں ملے گی، انصاف ملے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے سہولت کاری کے عادی ہیں، یہ انصاف کے عادی ہیں ہی نہیں. یہ کبھی ان کو کبھی ثاقب ناصور سے لے کر عمر عطا بندیال تک، چاہے وہ بیچ میں جسٹس کھوسا ہوں یا جسٹس گلزار ہوں، جسٹس اجاز الاحسن ہوں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی ہوتی رہی ہے سہولت کاری. جب آپ سہولت کاری کے عادی ہو چکے ہوں پھر آپ کو انصاف کدھر اچھا لگے گا. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.